बच्चे डे 23 चैप्टर 14 आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, है ना। तो एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट जो है इसमें हम लोग क्या टॉप टू बॉटम चीज़ें देखेंगे, क्या क्या है इंपॉर्टेंट इसमें। जैसे आपको इसमें रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखने हैं, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम देखना है, एयर पासेज, है ना। और आप इसमें स्टेप्स देखोगे, रिस्पिरेशन के मैकेनिज़्म देखोगे, ठीक है। और इसकी टाइडल वॉल्यूम देखोगे, गैसेस एक्सचेंज देखोगे बिटवीन ब्लड एंड एल्वुलाई एंड एटमॉस्फेरिक विद रिस्पेक्ट टू लंग्स, गैसेस ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, CO2 ट्रांसपोर्टेशन देखोगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व, जिसमें ना हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का एसोसिएशन हीमोग्लोबिन के साथ कैसे होता है, और फिर हम लोग देखेंगे इसका डिसोसिएशन कैसे होता है जब हमारी टिश्यू साइड पे ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है। रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन और डिसऑर्डर देखेंगे, ठीक है। ये 2 दिन में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। और आज फर्स्ट डे में हम लोग देखेंगे सबसे पहले रिस्पिरेशन होता क्या है। देखो, रिस्पिरेशन के केस में हम लोगों ने देखना है एक ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस है, जिसमें हमारे पास होता क्या है, जिसमें हमारे पास न्यूट्रिएंट का ऑक्सीडेशन होता है लिविंग सेल्स के अंदर, और एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बायोलॉजिकल वर्क, राइट। whatever we can say, breathing is the exchange of oxygen from atmosphere with CO2 and produced by the cell। एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको क्लास में भी एक बार डिस्कस किया था कि हमें ऑक्सीजन बॉडी को उतनी रिक्वायर्ड होती है जितनी हमारी बॉडी CO2 प्रोड्यूस करती है। डन। बाकी हमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी CO2 को बाहर निकालना है तो उतना ही हमें एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनहेल करना है। डन, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पिरेटरी ऑर्गन, जैसे जनरल बॉडी सरफेस, है ना, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में जैसे स्पंज में, सिलिंड्रेट्स में, फ्लैट वॉर्म्स में, इनमें क्या होता है, जो जैसे हमारे पास किडनी प्रेजेंट होती है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीशंस के लिए, CO2 को एक्सेल करने के लिए, O2 को इनहेल करने के लिए। फिशेस के पास गिल्स होते हैं, ट्रैकियल ट्यूब इंसेक्ट के पास होती हैं, स्किन आर मॉइस्ट क्यूटिकल क्यूटनिशियस रिस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं, वो किसके पास होती है, आर्टफॉर्म लीच एम्फीबियंस के पास। मतलब क्वेश्चन अगर बनेगा तो क्वेश्चन यहीं से ऐसे बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसे, फिशिस के अंदर रिस्पिरेशन के क्या क्या है, टेडपोल के अंदर क्या है, प्राण के अंदर क्या है, मिलीपीड जो होती है 100 लेगर, स्पाइडर जो है, उनके कौन कौन से रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम एज यू नो वेरी वेल कि एयर पैसेज होती है, एयर एक ट्रैक्ट होता है, लंग्स को भी हम लोग ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर आप लोग देखोगे एक कंडक्टिंग पार्ट होता है, लंग्स के अंदर एक कंडक्टिंग पार्ट होता है, ठीक है, एयर पैसेज के लिए, विच ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वलाई, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वलाई तक पहुँचता है। ये एल्वलाई आ गई बच्चे, और यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक एयर होगा, यहाँ पे कम से कम एपिग्लॉटस से भी ऊपर हमारा एटमॉस्फेरिक एयर होगा, ठीक है। तो यहाँ से पाथ हमारा कहाँ तक, एल्वलाई तक। क्लियर इट टू फॉर्म द फॉरेन पार्टिकल ह्यूमिडिफाइड्स एंड बिगिन द एयर टू बी इन द बॉडी टेम्परेचर। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंस्पिरेटरी पाथवे, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, है ना, नोज़ के लिए, नेज़ल पैसेज, नोज़ल चैम्बर से, नेज़ल चैम्बर, है ना, एयर एंटर कर रही है, ऐसे ऐसे एयर एंटर कर रही है, कैविटी में जाएगी, फिर फेरिंग्स में जाएगी जो कॉमन पैसेज होती है, ठीक है, एयर और फूड की, फिर ग्लॉटिस में जाएगी, फिर लैरिंग्स में जाएगी, ट्रैकिया में, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, इनको हम लोग प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, फिर आगे इनमें चले जाएगा सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, फिर आगे आगे ऐसे करके इनमें टर्शरी ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, फिर जाएगा ब्रोंक्यूल्स में, और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वली डक्ट। एल्वलाई डक्ट एक मेजर पार्ट होता है जहाँ पर लंग्स का ऐसा यूनिट भी कहते हैं हम इसको, है ना, लंग्स का जो ऐसा यूनिट है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ठीक है, जहाँ पर ब्लड और गैस एक्सचेंज होते हैं आपस में, मतलब ब्लड के साथ गैस मिक्स होती है, ठीक है। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू मेनी वेरी थिन एंड वेस्कुलराइज्ड एल्वलाई इन लंग्स। तो ये हमारा इंस्पिरेटरी पाथवे था, क्या था ये, इंस्पिरेटरी पाथवे। देखो अब आप लोग देखोगे इसमें इंस्पायरेशन के टाइम और भी बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कार्टिलेजिनियस लैरिंग्स, जिसको हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं, और वॉइस बॉक्स, ये पॉइंट याद रखना, हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। तो जिनकी साउंड काफ़ी कम हो जाती है तो इसका मतलब उसके साउंड बॉक्स में दिक्कत होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो है इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत होती है, ये साउंड बॉक्स है,
ठीक है। एपिग्लॉटस एक फ्लिप है जो क्या कहता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो विंड पाइप में फूड को जाने से प्रिवेंट कर देता है। ठीक, ड्यूरिंग स्वेलोइंग, है ना, जब हम खाना निगलते हैं तो एपिग्लॉटिस एक थिन कार्टिलेजिनियस इलास्टिक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्लोज हो जाता है। ये एंट्री लैरिंग्स मतलब फूड की एंट्री को लैरिंग्स में जाने से रोक देता है। ट्रैकिया, ऑल ब्रोंक्यूल्स एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजन बाय हाफ रिंग। ठीक है, ये हाफ रिंग्स हैं। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा इंस्पायरेशन। अब आप देखोगे लंग्स। सेकंड पॉइंट हमारा क्या आता है, लंग्स। हमने जब ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया एटमॉस्फेयर से, तो लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर इन द रेस्ट ऑन डायफ्राम्स। ठीक है, थोरेसिक चैम्बर्स में और डायफ्राम्स। राइट लंग्स हैज़ 3 लोब्स एंड लेफ्ट लंग्स हैज़ 2 लोब्स। ठीक है, लंग्स के कुछ लोब्स होते हैं, जैसे हमारे पास जो राइट लंग्स होता है उसके 3 लोब्स होंगे, जो हमारा लेफ्ट लंग्स होगा उसके 2 लोब्स होंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है। बोल रहा है लंग्स आर कवर्ड बाय द डबल लेयर्ड प्लूरा, आउटर पेरिटल प्लूरा एंड इनर विसरल प्लूरा। ये क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, लेयर्स का नाम बताना। The pleural fluid present in between the two layers lubricate the surface of lungs and prevent friction between them to the membrane। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट आप लोग यहाँ पे क्या याद रखेंगे, लंग्स जो होता है बच्चे, ब्रोंकाई प्लस ब्रोंक्यूल्स प्लस एल्वेलाई। ये होती हैं ब्रोंकाई, ये होती हैं ब्रोंक्यूल्स और एक होती है एल्वेलाई। ठीक है, तो उसको हम लोग लंग्स बोलते हैं। एल्वेलाई एंड देयर डक्ट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी आर एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एल्वेलाई जो होता है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट है बच्चे, ये कौन सा पार्ट है, ये एक्सचेंज पार्ट है ये। एल्वेलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, जो मैंने आपको शुरू में बात बोली थी। ठीक है, अब स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखो। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चे, इतने पॉइंट अगर आपको याद रह जाएंगे आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन सबसे पहले ब्रीथ करना है। ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, कहीं से हवा को अंदर लाना है। सेकंड पॉइंट होता है गैस एक्सचेंज करनी है बिटवीन लंग्स, एल्वेलाई एंड ब्लड। ठीक है, बिटवीन लंग्स एंड एल्वेलाई एंड ब्लड, इनके बीच में गैस एक्सचेंज करनी है। थर्ड स्टेप गैस ट्रांसपोर्ट करनी है, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन एंड CO2 ट्रांसपोर्टेशन, गैस को ट्रांसपोर्ट करना है। फिर उसके बाद गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, फिर हमने गैस को एक्सचेंज करना बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू में। और सेलुलर और टिश्यू रेस्पिरेशन, वो हमारा लास्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का, सेलुलर और टिश्यू रेस्पिरेशन। ये थी हमारी स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का मतलब, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे लंग्स की क्या पोजीशन होती है और हमारे लंग्स के कौन कौन से आर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब हम सांस लेने को इंस्पिरेशन कहते हैं और सांस छोड़ने को एक्सपायरेशन कहते हैं। ये 2 स्टेप है हमारे पास, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन हमारी एक्टिव होती है, ये बात याद रखना, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। और एक्सपायरेशन हमारी क्या होती है बेटा, पैसिव होती है, जिसमें हमें एटीपी खर्च नहीं करना पड़ता है। खुद भी देखो, सांस लिया, फिर जब हम CO2 रिलीज़ करते हैं तो हमें लगता है कि हमने रिलैक्स किया है। समझ आई बात। इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू लंग्स ड्यूरिंग द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। हमारे जो डायफ्राम्स होता है ये वाला, है ना, लंग्स के नीचे देखना, उसको डायफ्राम्स बोलते हैं। डायफ्राम जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है, काजिंग एन इंक्रीज इन वर्टिब्रल थोरेसिक वॉल्यूम इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कौन से होते हैं, जो लंग्स में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चे, इंटरकोस्टल मसल जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, मसल फाउंड बिटवीन रिब्स। लिफ्ट ऑफ द रिब्स एंड स्टर्नम काजिंग एन इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम दैट इज डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। देखो बच्चे, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, समझ रहे हो बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हमारे चेस्ट जो होती है वो एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, और हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और डायफ्राम की जो मूवमेंट होती है वो डाउनवर्ड होती है। देखो यहाँ पे ये डायफ्राम की जो मूवमेंट है ये कैसी है बेटा, ये डाउनवर्ड है, ऐसे नीचे के लिए। मतलब जब सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम की मूवमेंट डाउनवर्ड होती है। ठीक है, इंक्रीज द थोरेसिक वॉल्यूम, रिड्यूस द प्रेशर, सो द लंग्स एक्सपेंड, द पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज रिजल्टिंग इन डिक्रीज इंटरपल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो एयर मूव इनटू द लंग्स। ठीक है, जैसे आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है बच्चे,
एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है और हमारे लंग्स में कम होता है, तो इसीलिए गैस जो होती है हाई से लो डिफ्यूज़ हो जाती है। और उस समय जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम जो होता है थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसे करके, और उसकी मूवमेंट कैसी होती है, नीचे के लिए होती है। ठीक, अब आप लोगों ने देखना ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सपायरेशन, ये वाली कहानी देखो। एक्सपिरेशन के टाइम जब आप सांस छोड़ते हो तो आपके इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होते हैं ना बच्चे, ठीक है। देखो, एक्सपेलिंग एयर फ्रॉम द लंग्स, जब हम लंग्स से बाहर एयर फेंकते हैं ड्यूरिंग दिस इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम रिलैक्स, ठीक है बच्चे। काजिंग डिक्रीज द थोरेसिक वॉल्यूम, जो वॉल्यूम हमने एक्सपेंड की थी इनहेल करते समय, अब वो क्या हो गई, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज कर गई। सो एयर मूव आउट, तो हमारी वो CO2 की फॉर्म में बाहर चली जाएगी, ठीक है। ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब हम लोग फोर्सफुल एक्सपायर करते हैं, ज़बरदस्ती से बाहर के लिए सांस निकालते हैं योगा करते समय जैसे, तो वो क्या होता है, हमारा इंटरकोस्टल मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। देखो, रिस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, आप कितनी सांस खींच सकते हैं और लंग्स के अंदर कितनी वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। हाँ, एक्सपायरेशन के टाइम में आपने देखना है जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तो डायफ्राम्स की मूवमेंट अपवर्ड होती है, आर्क अपवर्ड्स, ठीक है, और ये डाउनवर्ड होती है जब ये इनहेल करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। देखो, लंग्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल होती है, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंटरकोस्टल मसल जो होंगे वो क्या होंगे बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और उससे डायफ्राम की मूवमेंट जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। सेम इंटरकोस्टल मसल जो होंगे वो रिलैक्स करेंगे, डायफ्राम जो होगा वो रिलैक्स करेगा, और हमारे डायफ्राम की मूवमेंट जो होगी वो अपवर्ड होगी, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ये एक्सपायरेशन के टाइम है, ये इंस्पायरेशन के टाइम। अब हमने लंग्स की वॉल्यूम देखनी है, आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है बच्चे, हमारे लंग्स के अंदर वो वॉल्यूम जो हर टाइम रहती है हमारे नॉर्मल ब्रीथ में, समझ रहे हो बच्चे, जो हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, जो हम फील नहीं कर रहे हैं कि सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उस समय का जो वॉल्यूम होता है हमारे लंग्स का वो कितना होता है, 500 ml होता है। कितना होता है, 500 ml। तो हमारे लंग्स के अंदर कितना, 8000 ml से 6000 ml परमानेंट वॉल्यूम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो होती है, या इसको कंप्लीमेंटल एयर भी बोलते हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुली इंस्पिरेशन, दैट इज 2500 300, मतलब 3000 ml गैस को इनहेल करने की जितनी लंग्स के अंदर आप वॉल्यूम फोर्सफुली जब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो वो जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, 2500 से 3000। तो ये हमारी फोर्सफुली इंस्पिरेशन होती है, ठीक है, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इतनी हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्सफुली ऑक्सीजन अंदर खींच सकते हैं, इसके ऊपर डेथ हो सकती है। देन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुली आप CO2 कितनी बाहर भेज सकते हो सप्लीमेंटल, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुली एक्सपिरेशन, दैट इज 1000 to 1100। अब खुद सोचो बच्चे, जितना ज़्यादा लंबा सांस आप अंदर खींच सकते हो उतना ज़्यादा लंबा सांस आप बाहर नहीं फेंक सकते हो, इसलिए बाहर के लिए जब आप करते हैं तो वॉल्यूम कम क्रिएट होती है, अंदर खींचोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होती है बेटा, ठीक है। अब बोल रहे रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सपिरेशन। रेजिडुअल वॉल्यूम वो होती है जब आपने फोर्सफुली CO2 को बाहर निकाल दिया और जो पीछे बच गई है 1100 से 1200 ml, वो आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम होती है जिसको आप निकाल ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन पे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये वाला आप लोग देख के आओगे, ये जैसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है, TB प्लस ERV कितनी है, 1600। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम FRC, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। कितनी होती है बच्चे, 2100 से 2300 ml। वाइटल कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, और वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, दैट इज वाइटल वॉल्यूम्स, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी, ये नीट में क्वेश्चन आता है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, RV रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, R वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी R क्या, हाँ रेजिडुअल वॉल्यूम, इट इज़ 5000 to 6000 ml, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये याद रखना, पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम नॉस्ट्रल टू टर्मिनल ब्रोंकाई नॉट इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज।
नॉस्ट्रल से ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक सारे पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं गैसेस एक्सचेंज में, उनको हम लोग डेड स्पेस कहते हैं एक्सेप्ट एल्वेलाई। डेड एयर वॉल्यूम इज़ अबाउट 150 ml, तो डेड एयर वॉल्यूम जो होती है वो कितनी होती है, 150 ml होती है। रेस्पिरेटरी साइकिल एंड इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग रेट 12 to 16 टाइम पर मिनट। स्पायरोमीटर मतलब रिस्पायरेटर भी बोलते हैं उसको, 2 मेजर रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है बच्चे, तो होप सो कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से पढ़ के आएंगे, है ना, अच्छे से इस वीडियो को वॉच भी करेंगे, बहुत हेल्पफुल वीडियो है बच्चे आपके लिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज़ करें। तो हम लोग गैसियस एक्सचेंज भी ट्राई करेंगे समझने की, सारे क्वेश्चन निकल जाएं, आप लोग ट्राई करना इसके। फिर हम लोग अभी PYQ कुछ सॉल्व करते हैं। थैंक यू बेटा।